हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, अभी आरआरबी जेईई की एग्जाम जो हुई थी 2024 में, अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है। उसमें बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं आपका एनालिसिस करवा रहा हूँ। लगभग सभी शिफ्टों में 82 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन थे भैया, जिनमें से 42 क्वेश्चन तो मैं पार्ट 1 में करवा चुका। आज ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 43 से आज की क्लास की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगामी जो एग्जाम है जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एग्जाम, अगर हम रेलवे के बारे में बात करें तो रेलवे का इतिहास रहा है, क्वेश्चन दोहराता है, रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है भैया। अभी हमने थोड़े दिन पहले जब आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपको आरआरबी जेईई में देखने को मिले थे भैया। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है इनके कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। चलिए फिर आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो, इस तरफ जो है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे और इस तरफ मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आज के क्लास की जो शुरुआत होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 43 से। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43। इस तरफ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन नंबर 43 का यानी कि 43 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि पौधे में निषेचन की क्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है। आपके ऑप्शंस है, पराग कणों को पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी है अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना है। ऑप्शन नंबर सी है पराग कण का उत्पादन करना है। ऑप्शन नंबर डी है नर युग्मकों का भंडारण करना है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भैया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों में निषेचन की प्रक्रिया में अंडाशय की क्या भूमिका होती है। देखो, ये मादा पुष्प का डायग्राम है कि नहीं है। हम पौधों में बात कर रहे हैं। ये वाला जो भाग होता है ये होता है स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। ये वाला जो भाग होता है ये होता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। और इसके अंदर वाला ये वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है। इस वाले भाग को कहा जाता है ओव्यूल, यानी कि बीजांड। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अंडाशय की क्या भूमिका होती है। देखो, अंडाशय के अंदर जो होता है ना, यहाँ पर ये अंड कोशिका है। ये क्या है? ये अंड कोशिका है। ये क्या है? अंड कोशिका है कि नहीं है। तो इनका उत्पादन भैया इस ऑप्शन के हिसाब से यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अंडाशय है। अंडाशय के अंदर की तरफ ओव्यूल होता है और इस ओव्यूल में क्या होता है? इस ओव्यूल में अंड जनन कोशिका होती है, यानी कि मादा जनन कोशिका होती है, जिसे हम अंडाणु कोशिका कह सकते हैं या फिर अंड कोशिका कह सकते हैं। इनका उत्पादन होता है भैया यहाँ पर, है कि नहीं। तो जब भी निषेचन होगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक, है कि नहीं, यानी कि नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में संलयन होंगे, है कि नहीं है। तब जाकर के निषेचन की प्रक्रिया होगी, युग्मज में जाइगोट का निर्माण होगा, है कि नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि अंडाशय की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन अगर आप देखते हो तो पराग कणों को पोषक तत्व प्रदान करना, ये तो संभव है ही नहीं है, क्योंकि पराग कण ये नर पुष्प का भाग होता है। तो अगर पोषक तत्व की उनकी आवश्यकता है तो भैया नर पुष्प देगा। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। पराग कणों का उत्पादन करना, यह भी गलत है। पराग कण का उत्पादन कहाँ से होता है? अरे भैया नर पुष्प करता है, ये थोड़ी ना करता है। नर युग्मकों का भंडारण करना, यहाँ पर कौन सा भंडारण हो रहा है? यहाँ पर थोड़ी ना होता है भंडारण। नर युग्मकों का भंडारण कहाँ होता है? नर युग्मकों का भंडारण होता है एंथर, यानी कि परागकोश में। तो अंडाणु कोशिका का उत्पादन करना यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। अब आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल के कारक यानी कि फैक्टर्स कहा था, अब ये क्या कहलाते हैं? अब भैया इन्हें जीन कहते हैं। और वंशानुगति की अगर आपसे इकाई पूछे तो बता देना जीन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना उनको बताना उचित है, यहाँ पर समझाना। जो इजी क्वेश्चन उन्हें तो काहे बताना। क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्जनन का उदाहरण है। देखो भैया मैं पुनर्जनन का उदाहरण आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन है भैया, पुनर्जनन का उदाहरण। रीजनरेशन। देखो एक तो है भैया हाइड्रा और एक है भैया प्लेनेरिया। इस हाइड्रा में और इस प्लेनेरिया में पुनर्जनन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, यानी कि पुनर्जनन द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा पुनर्जनन का उदाहरण है, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया। इस हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन के द्वारा क्या होता है? इस हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में पुनर्जनन का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कटिंग से नए पादप का विकास। ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया से द्विविभाजन। क्या पादप में आता है बैक्टीरिया? नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मनुष्यों में जनन, ये भी गलत हो जाएगा। मनुष्य पादपों में आते हैं क्या? नहीं। हाइड्रा में मुकुलन, क्या हाइड्रा को पादपों में रखा गया है? नहीं भैया। तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही निकट गए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कटिंग से नए पादपों का विकास। ठीक है, ये पुनर्जनन का एक उदाहरण है भैया पादपों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोप्लेनेरिया आपको याद रखना है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा क्वेश्चन है कि पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी होती है उसे कहा जाता है। प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जा सकता है? पुरुषों के बारे में कहा गया है कि भैया पुरुषों में जो सर्जरी होती है यानी कि जो नसबंदी होती है, और पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसे क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। और मादा में जो नसबंदी होती है उसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो कहा गया है कि भैया ये सर्जरी के द्वारा यानी कि पुरुषों में जो नसबंदी की जाती है उसमें निम्नलिखित में से किसके अवरोधन करके यानी कि किसका अवरोधन यानी कि किसको अवरुद्ध करके यानी कि किसको अवरुद्ध करके यानी कि किसको नष्ट करके, कहने का मतलब किसका रास्ता रोक करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जा सकता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर है वर्षण यानी कि टेस्टिस। ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय ओवरी। ऑप्शन नंबर सी है डिंब वाहिनी नली। ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवार। तो देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऑप्शन नंबर बी और सी जो है यानी कि अंडाशय और डिंब वाहिनी जो नली है ये दोनों मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। भाई ये दोनों मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। तो मादा जनन तंत्र का हिस्सा कौन कौन सा है? एक तो हो गया अंडाशय और एक हो गया भैया डिंब वाहिनी नलिका। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते भैया, है कि नहीं है। अब नर जनन तंत्र के बारे में बात करें, क्योंकि क्वेश्चन नर जनन तंत्र से संबंधित है तो ऑप्शन तो इससे संबंधित ही होगा ना भैया। तो एक तो है वर्षण और दूसरा है शुक्रवार। दूसरा कौन सा है? शुक्रवार। तो वर्षण जो होता है इस वर्षण में तो शुक्राणु का निर्माण होता है भाई। इसमें तो क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है भैया। और जो शुक्रवाहक होता है ये याद रखना, ये अधिवर्षण से जो अधिवर्षण होता है ना, इस अधिवर्षण में शुक्राणुओं का क्या होता है? शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व कहाँ होते हैं? अधिवर्षण में होते हैं। तो अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक शुक्राणु को ले जाने वाली एक नली है। किसको ले जाने वाली?
शुक्राणुओं को ले जाने वाली एक नली है। तो जब भी नर की नसबंदी की जाती है तो नसबंदी में भैया ये जो शुक्रवाहक होता है इससे कट करके भैया धागे से लपेट दिया जाता है, धागा लपेट दिया जाता है, यानी कि इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु जो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है, तो भैया इसे ही रोका जाता है। किसको? शुक्रवाहक को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया, शुक्रवाहक। बोलो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हो गया आपका, समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 47 होता है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आ गया स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बता रहा हूं। ये मादा पुष्प का भाग है। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, सही है ना? वर्तिकाग्र सही लिखा है क्या मैंने? हाँ। और ये वाला जो भाग होता है ये होता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका। ये वाला जो भाग होता है ये वाला भाग होता है भैया ओवरी, यानी कि अंडाशय। और इसके अंदर क्या होता है? बीजांड होते हैं, ओव्यूल होता है। मन के जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, इसे बीजांड कहते हैं। और इस बीजांड से तो बीज का निर्माण होता है, याद रखना। और इस ओवरी से, इस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? अंडाशय विकसित होता है भैया। क्या विकसित होता है? अंडाशय विकसित होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो गया आपका। चले आगे, ओके। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो भैया, ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए जटिल प्रजनन अंगों की आवश्यकता होती है। नहीं भैया, जो निम्न स्तर के जीव होते हैं उनमें होता है अलैंगिक जनन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दो जनक जीव संलग्न होते हैं। नहीं भैया, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में दो जनक की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है भैया कि इसके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। बिल्कुल सही है। देखो भैया, जो अलैंगिक प्रजनन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, इस अलैंगिक प्रजनन में आपको क्या याद रखना है कि जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है, तो इससे नए जीव का निर्माण होगा अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, है कि नहीं है? अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो नए जीव का निर्माण होता है, तो ये तो मात्र कोशिका हो गई, यानी कि ये तो हो गया भैया जनक, और ये हो गई भैया संतति। ये क्या हो गई? ये हो गई भैया संतति। तो दोनों जो है वो अनुवांशिक रूप से समान होंगे भैया। ये अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, याद रखना। ये जनक और जो संतति है ये दोनों अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसमें लिखा गया है कि परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप यानी कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो संतति का निर्माण होता है उसमें अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। यानी कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप ये संतति का जो निर्माण हुआ है ये भैया जनक के समान होगी अनुवांशिक रूप से। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, आगे चलते हैं। चले, क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट है आपका।
एक तो पता नहीं क्या हो गया, सर्दियों में एक भी पेन चालू नहीं है। कम से कम मेरे पास 5-6 पेन पड़े हुए हैं यार, एक भी पेन से अच्छे से नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 49 को छोड़ दो आप भैया, 50 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा विखंडन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। अरे भैया मुझे ये बताओ, आप तो छोड़ो सब चीज। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको हाइड्रा के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। पता है ना आप सबको, किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो आप कि हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करने के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। विखंडन द्वारा नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता हाइड्रा में, बीजाणु का निर्माण नहीं होता भैया। तो सिंपल सी बात है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है इसमें, अलैंगिक जनन है ये, है कि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया, हाइड्रा में कैसे जनन होता है, मुकुलन द्वारा होता है भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, समझ में तो आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निषेचन के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट अनेक बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर कौन सी संरचना बनाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बीज, फल, भ्रूण और वर्तिका। ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे लड़कों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया होगा, बहुत सारे लड़कों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया होगा। ये क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है, वर्तिकाग्र होता है, ये स्टाइल होता है। सही लिखा है कि स्टाइल, हाँ सही है, शायद ऐसे आएगा, जो भी है स्टाइल से वर्तिका कहा जाता है। देख लेना आप भैया, सुधार कर लेना। ये होता है ओवरी यानी कि अंडाशय, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, मन के जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं भैया ओव्यूल यानी कि बीजांड कहते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद में, आप सभी को पता है कि पोलिनेशन क्या होता है, नर युग्मक से पराग कणों का नर पुष्प से पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये स्टिग्मा को हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। देखो पोलिनेशन एक अलग चीज होती है और फर्टिलाइजेशन निषेचन एक अलग चीज होती है। निषेचन क्या होता है, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिकाओं का संलयन निषेचन कहलाता है। और पोलिनेशन क्या होता है, नर पुष्प से पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। तो दोनों में फर्क है भैया। अब यहां से एक ट्यूब का निर्माण होगा, इसे पराग नली कहते हैं, और ये जाती है ओव्यूल तक, और इसमें होती है मादा जनन कोशिकाएं, किसमें, इस ओव्यूल्स में, है कि नहीं है। फिर तब जाकर के भैया ये नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका आपस में यहाँ पे मिलेगी भैया, है कि नहीं है, यहाँ पर पे मिलेगी। और यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के बाद में जो युग्मनज होता है वो अनेक बार विभाजित होकर के बीजांड के भीतर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बनाता है। तो अगर हम हमारी तुलना करें तो भैया युग्मनज जाइगोट के बाद में क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो यहाँ पर भी भैया सबसे पहले क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। और मैंने आपको बताया था भ्रूण के बाद में किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 52 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भैया। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भाशय को कैसे रोकता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कि अंडोत्सर्ग को रोकने यानी कि अंडे के निकलने को रोकने के लिए हार्मोन संतुलन को बदलकर। ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी है डिंब वाहिनियों को अवरुद्ध करके। और ऑप्शन नंबर डी है भौतिक अवरोधन उत्पन्न करके। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भाई हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक
के द्वारा यानी कि प्रक्रिया के द्वारा गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं भैया, यानी कि हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? तो भैया अंडे के निकलने को रोक, अंडे का उत्सर्जन यानी कि अंडोत्सर्जन को जानते हो ना आप, अंडे का अंडाशय से निकलना, तो उसको रोकने के लिए हार्मोन का संतुलन को बदलकर यानी कि हार्मोन संतुलन को बदलकर यानी कि हार्मोन को इनबैलेंस करके भैया अंडे को निकलने के लिए रोकने के लिए हार्मोन का असंतुलन किया जाता है, यानी कि हार्मोन संतुलन को बदलकर। देखो सिंपल सी बात यह है, ध्यान से समझना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी एक बार में, कि अंडाशय से अंडा निकलता है, आप सभी को पता है, अंडोत्सर्ग की प्रोसेस के तहत अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है। तो हार्मोन के असंतुलन के कारण भैया अंडाशय से अंडा का उत्सर्जन होगा ही नहीं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक यानी कि हार्मोन से संबंधित जो गर्भ निरोधक है वो गर्भावस्था को कैसे रोकते हैं? भैया अंडे को बाहर निकलने ही नहीं देते, अंडाशय से हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, है कि नहीं है, इस गर्भ निरोधक की सहायता से, यानी कि हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक की सहायता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। शुक्राणु उत्पादन को बढ़ाकर इसका कोई रोल नहीं है भैया, डिंब वाहिनी को अवरुद्ध करके इसका भी कोई रोल नहीं है, भौतिक अवरोधन को उत्पादन करके इसका भी कोई रोल नहीं है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 52 तक सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। चले आगे, ओके चले भैया आगे। देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परागण विधि नहीं है? मैं आपको बता दूं, जो परागण विधि होती है वो एक लैंगिक प्रकार की विधि है, यानी कि लैंगिक जनन विधि है, क्योंकि इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, एक नर पुष्प की और एक मादा पुष्प की, यानी कि नर जनन कोशिकाओं की और मादा जनन कोशिकाओं की। किसमें? पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है कि नर पुष्प से पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना, है कि नहीं है। तो भैया वायु परागण इससे संबंधित है परागण विधि द्वारा। अरे भैया देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परागण विधि नहीं है? तो कौन सी परागण विधि नहीं है? अलैंगिक परागण विधि नहीं है भैया। वायु द्वारा परागण हो सकता है कि नहीं है, जल द्वारा परागण हो सकता है और स्व परागण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, अलैंगिक परागण। अलैंगिक परागण का यहाँ पर कोई रोल नहीं है कि नहीं है। वायु द्वारा मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, जब मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको पुष्पों के बारे में पढ़ाया था कि वायु द्वारा परागण किस तरीके से हो सकता है, जल द्वारा परागण किस तरीके से हो सकता है, और सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्व परागण के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अलैंगिक परागण के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो ये संभव नहीं है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 54 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिसमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? पल्ले में गांठ बांध लो भैया। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, जब भी लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो जनक होंगे, एक नर और एक मादा, है कि नहीं है। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होगा भैया। कितना जनक होगा? सिर्फ एक। लेकिन इसमें कितने जनक होंगे? इसमें दो जनक होंगे। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जनन की वह विधि निम्नलिखित में से कौन सी है जिनमें केवल एक ही जनक शामिल होता है? तो वो अलैंगिक जनन है भैया, ठीक है। निषेचन अलग होता है, पोलिनेशन अलग होता है। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलैंगिक जनन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्लियर है? ओके आगे चलते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं। तो हरे पौधे और कुछ जो बैक्टीरिया है वो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? आपके ऑप्शंस है, परजीवी की भूमिका निभाते हैं, या फिर अपघटक की भूमिका निभाते हैं, या फिर उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं, या फिर उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। तो याद रखना उत्पादक की भूमिका निभाते हैं भैया, उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। कुछ बैक्टीरिया और पौधे और भैया कुछ बैक्टीरिया। कौन सा क्वेश्चन है ये? 55 नंबर क्वेश्चन है, कुछ बैक्टीरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उत्पादक क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो देखो उत्पादक जो स्वयं अपना भोजन बनाए,
क्या होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाए वो होते हैं भैया उत्पादक। तो पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भैया उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 55 क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 56 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कह सकते हैं, यह अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें किसी पौधे की जड़, तना, पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में रोपण में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? भैया तना का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? याद रखना, तना का उपयोग किया जाता है। किसका? तना का। इसमें भैया दो पौधे लिए जाते हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो, है कि नहीं है? जैसे कि टमाटर और मिर्ची, है कि नहीं है? बैंगन भी, ये एक ही फैमिली के पौधे हैं। तो इसमें पौधे लिया जाता है, एक पौधे का नीचे वाला भाग लिया जाता है तने से काट करके, और दूसरे पौधे का ऊपर वाला भाग लिया जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो होता है भैया ग्राफ्टिंग विधि, है कि नहीं है? तो इसमें तने का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 56? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से समझना भैया। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। एक राशि नाम की लड़की है, वो अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। यानी कि खाद बनाने में वो अपने रसोई में जो कचरा होता है उस कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। तो उसके काम के लिए कौन कौन है भाई? खाद बनाने के लिए कौन कौन चीज आवश्यक है? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, प्लास्टिक कचरा, थर्मोकोल कप। नहीं भैया, प्लास्टिक कचरा किस काम का? प्लास्टिक कचरा का अपघटन होता ही नहीं है भैया। वो लंबे समय तक, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो लंबे समय तक पड़ी रहती है, इनका अपघटन होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, पैकिंग शीट। पैकिंग शीट जो होती है ये भी प्लास्टिक की होती है भैया, जिसका भी उपयोग नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर सी, फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज और फटे सूती के कपड़े। फटे जो सूती के कपड़े होते हैं वो भैया किससे बनते हैं? भाई सूती जो होती है वो पेड़ पौधों से ही तो बनती है। तो हाँ, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब का अपघटन जल्दी से हो जाएगा भैया, और इनसे खाद बन सकता है कि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कल भी मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? इसमें वह पदार्थ आते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाता है, जैसे कि फल, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, या फिर सब्जियां, है कि नहीं है? ये ऐसी चीज। और गैर जैव निम्नीकरण क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता, जैसे कि कांच की बोतल, पॉलीथीन, रबड़। ये लंबे समय तक आपके प्लास्टिक वगैरह लंबे समय तक आपके पड़े रहते हैं, इनका जल्दी से अपघटन नहीं होता। तो भैया खाद बनाना है तो अपघटन जरूरी है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि पराग कण के नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है, फिर बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नली क्या कार्य करती है? तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 58 को मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया। ये मादा पुष्प है। मादा पुष्प, देखो पुष्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुष्प से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नर पुष्प की संरचना, मादा पुष्प की संरचना के बारे में आपको पता होना जरूरी है कि नहीं है? तो ये मादा पुष्प है भैया। ये वाला भाग स्टिग्मा, ये वाला भाग स्टाइल, कौन सा? ये वाला भाग ओवरी, और इसके अंदर ओव्यूल यानी कि बीजांड। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस स्टिग्मा को कहा जाता है वर्तिकाग्र। हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसे कहा जाता है वर्तिका। ओवरी को कहा जाता है अंडाशय, और इसे कहा जाता है बीजांड। क्वेश्चन को पढ़ो कि पराग कण के नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वर्तिका तक जाती है। देखो भैया,
पोलिनेशन की प्रक्रिया में नर पुष्प से मादा पुष्प के इस वर्तिकाग्र तक यहाँ पर क्या आ जाते हैं, पराग कण आ जाते हैं। फिर भैया इस पराग कणों से यहाँ पर एक नली आती है भैया। तो पहले तो आती है वो स्टाइल यानी कि वर्तिका तक, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर ये बीजांड तक जाती है भैया, है कि नहीं है। और इससे होकर क्या आते हैं भैया, इससे होकर आते हैं पराग कण आते हैं। तो ये जो पराग नली है, इस नली को क्या कहा जाता है, इस नली को कहा जाता है भैया पराग नली। तो इस पराग नली का कार्य पूछा गया है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं तक पोषण पहुंचाना। अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी है नर जनन कोशिकाओं को अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं तक पहुंचाना। और ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना। नहीं भैया, ये जो शुक्राणु आ रहे हैं, ये जो पराग कण आ रहे हैं, इस पराग कण में क्या होता है, इस पराग कण में नर जनन कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में मादा जनन कोशिका पाई जाती है। तो नर जनन कोशिकाओं को मादा जनन कोशिकाओं तक पहुंचाया जा रहा है इस नली की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो नर जनन कोशिकाओं को अंडाशय में मादा जनन कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं, चले। ओके देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है। बताओ भैया। भाई गर्भ निरोधक तो विधि है ही है, भाई गर्भ निरोधक को अवरोध करने वाली विधि तो है ही है कंडोम, उसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। लेकिन कह रहा है कि उसके अलावा इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर है त्वचा के संपर्क से फैलने वाली बीमारियों को रोकना। ऑप्शन नंबर बी है गोनोरिया जैसे एसटीडी के संचरण को रोकना, यौन इच्छाओं को कम करना। ऑप्शन नंबर डी है गोनोरिया जैसे एसटीडीओ के संचरण में सहायता करना। बताओ भैया। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, तो मैंने आपको बताया कि गर्भ निरोधक की एक अवरोधन विधि है कंडोम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कंडोम होता है इसका उपयोग एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचारित रोग, इन यौन संचारित रोग को फैलने से बचाने का काम भी करता है भैया। कौन? कंडोम। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग, है कि नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संभोग के द्वारा एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होती है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। तो ये इस यौन संचारित रोग यानी कि जो एसटीडी जो बीमारियां होती है इनको रोकने का भी काम करता है। अब कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो एड्स है भैया, आप सभी को पता है। तो एड्स को रोकने का काम करता है कंडोम। इसके अलावा यहां पर आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में गोनोरिया, कि जो गोनोरिया होता है भैया, ये गोनोरिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और ये भी एक प्रकार की एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसके अलावा याद रखना है कि जो सिफिलिस होता है ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और ये भी एक एसटीडी है यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है यानी कि यौन संचारित रोग है। अब जो लाइन लिखने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एड्स जो है ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है और ये भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। ओके आगे चलते हैं आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 61 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी अभी तो 60 है ना। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि मान लीजिए कि एक माली मटर लगाना चाहता है, वह जो बोने किस्म का होना चाहिए। भाई एक माली है मटर लगाना चाहता है लेकिन जो पौधे हैं वो बोने किस्म के होने चाहिए। तो माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए। अब भाई अगर वो कोई पौधा लगाना चाहता है तो वो जनक पौधा लगाएगा, तो उसके लिए क्या सुझाव है आपके, बताओ। तो सिंपल सी बात है भैया, सभी बीज के होने चाहिए, बोने पौधे के होने चाहिए, बोने किस्म के होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी में भी कोई दम वाली बात नहीं है कि किसी भी प्रकार के बीज का उपयोग किया जा सकता है, नहीं भैया ऐसा संभव नहीं है। सभी बीज मिश्रित किस्म के होने चाहिए, नहीं। सभी बीज लंबे किस्म के होने चाहिए, नहीं भैया। उसे तो बोने किस्म के लगाने हैं भैया पौधे, तो बोने ही बीज होना चाहिए,
भाई बोने किस्म का ही बीज होने चाहिए, है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मांस भक्षी, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी है परजीवी, ऑप्शन नंबर डी है शाक भक्षी। बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया उत्पादक। 61 का क्या हो जाएगा, उत्पादक। अब ये उत्पादक क्या होते हैं, इन इंग्लिश में बोला जाता है प्रोड्यूसर। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक किन्हें कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो होते हैं भैया उत्पादक। और इसमें कौन आते हैं, पौधे आते हैं भैया, ठीक है। अब इन पौधों को जो यूज करता है, जो इनका उपभोग करता है, इनको जो कंज्यूम करता है, उन्हें कहते हैं भैया कंज्यूमर। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं भैया, है कि नहीं है। ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, ये पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है भैया शाकाहारी, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। एक होता है मांसाहारी, जो जीवों को खाता है। और एक होता है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, तो परजीवी वह होते हैं जो दूसरों के शरीर में रहकर वहां से पोषण प्राप्त करते हैं भैया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है, तो भैया उत्पादक नहीं है, याद रखना। ये तो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, है कि नहीं है। ये किसी न किसी चीज पर आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 62 बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 62 राइट आंसर क्या होगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 62, हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है। आपके ऑप्शंस है जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण और निवर्तनीय और गैर निवर्तनीय। देखो भैया यहां पर 2 चीज है, एक है जैव निम्नीकरण। अब ये गैर जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, जिनका आसानी से अपघटन हो जाए। सिंपल भाषा में बात करो तो, है कि नहीं है, जिनका आसानी से क्या हो जाए, अपघटन हो जाए, है कि नहीं है। देखो इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से, जिनका जो कहने का मतलब सूक्ष्म जीवों की सहायता से इनका अपघटन हो जाए, वो आते हैं भैया किसमें, जैव निम्नीकरण में। जैसे कि पेड़ पौधे का मर्त शरीर, जंतुओं का मर्त शरीर, है कि नहीं है, फल सब्जियां, कागज, इनका जल्दी से अपघटन हो जाता है कि नहीं है। तो वो आते हैं भैया जैव निम्नीकरण में। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे पर्यावरण के लिए, अगर आपको पर्यावरण को बचाना है तो पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता प्लास्टिक के कप से बेहतर है। प्लास्टिक का जो कप होगा भैया वो तो लंबे समय तक पड़ा रहेगा, उसका तो जल्दी से अपघटन नहीं होता। और ये जो प्लास्टिक है ये आता है भैया गैर जैव निम्नीकरण से संबंधित है, क्योंकि इनका अपघटन जल्दी से नहीं होता, इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता। तो गैर जैव निम्नीकरण का उदाहरण है भैया कौन सा, कागज का कप। इसलिए भैया इस कागज के कप की विशेषता से प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है हमारे पर्यावरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जैव निम्नीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सफेद फूलों वाले गुलाब के पौधे को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया तो नए पौधे से भी समरूप सफेद फूल निकलते हैं। यह क्या दर्शाता है, बताओ भैया। देखो स्टेम जो कटिंग होती है ना, ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है और इसमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि जो जनक है
उसके समान जो संतति होती है, ये दोनों अलैंगिक जनन के तहत आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। यहाँ पर भी भैया जो स्टेम कटिंग है यानी कि तना की जो कटिंग है, ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है कि नहीं है, और इसमें कोई विभिन्नता नहीं आती है। इसी वजह से भैया जो सफेद फूलों वाले जो गुलाब का पौधा लगाया था, तो बाद में भैया ग्राफ्टिंग के बाद भी, है कि नहीं है, ग्राफ्टिंग के बाद भी भैया उसमें सफेद ही फूल आ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि आनुवंशिक रूप से आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, यानी कि इसमें कोई विविधता नहीं होती है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में कोई विविधता नहीं होती है, अलैंगिक जनन में कोई विविधता नहीं होती है भैया। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? लिख देता हूं कि अलैंगिक जनन में भाई, अलैंगिक जो जनन होता है इसमें विविधता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो कोई ऑप्शन बना ही नहीं ना भैया, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें हम, है कि नहीं है। और रही बात ये भैया जो स्टेम कटिंग है, ये लैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में बात करें तो ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, तो सी तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करते हैं कि मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है। याद रखना भैया, लिंग निर्धारक जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष के होते हैं। पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और महिला में जो गुणसूत्र होते हैं भैया वो होते हैं एक्स और एक्स। तो महिला तो अपना समान गुणसूत्र प्रदान करती है, लेकिन पुरुष के द्वारा एक्स और वाई अलग अलग होते हैं। अगर एक्स एक्स आया, यानी कि महिला का एक्स आया और पुरुष का एक्स आया, तो लड़की होगी। ठीक है, और अगर पुरुष से वाई आ गया और महिला से एक्स आ गया तो लड़का होगा। अब आपने देखा कि भैया महिला तो एक्स एक्स भेज रही है, लेकिन पुरुष के द्वारा एक्स और वाई भेजे जा रहे हैं। जब पुरुष के द्वारा एक्स भेजा जाएगा तो लड़की होगी, जब पुरुष के द्वारा वाई भेजा जाएगा तो भैया क्या होगा? लड़का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिक रचना। क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि वह ताप जिस पर निश्चित चितंडे रखे जाते हैं, नहीं भैया, गलत बात। पर्यावरण संकेत नहीं, आनुवंशिक रचना निर्भर है भैया। भाई मानव में बच्चे का जो लिंग होगा वो आनुवंशिक रचना यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसके तहत होगा, है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, आगे चलते हैं भैया। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 65 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि पादपों में जो विविधता है उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भाई पादपों में जो विविधता आती है कि नहीं है, तो वो उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, यह पौधों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी पौधे समान संतति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है यह पौधों को अधिक लंबा और मजबूत बनाने में मदद करती है। नहीं भैया, जो विविधता है वो पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है कि नहीं है। तो विविधता जरूरी है भैया, है कि नहीं है। पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बदलने में मदद करती है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे और चलते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 66 दिखाई दे रहा होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु संक्रमण को यौन संचारित रोग माना जाता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था, मैं एक बार फिर दोबारा से आपको बता देता हूं कि एक तो है भैया गोनोरिया और एक है भैया सिफिलिस। ये दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और एसटीडी है भैया। ठीक है, और अगर हम HIV एड्स की बात करें, HIV तो एड्स की अगर हम बात करें तो एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये भी एक एसटीडी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवाणु संक्रमण यानी कि जो जीवाणु से होता है वो आपको एसटीडी बताना है भैया, तो वो गोनोरिया है। कौन सा है? गोनोरिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे चलते हैं। चलो
क्वेश्चन नंबर 67 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में वायु गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया है भैया, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर पिता से X आया तो लड़की होगी और पिता से अगर Y आया तो लड़का होगा। तो पिता से वंशानुक्रम में Y प्राप्त हो रहा है तो भैया क्या होगा? बच्चे का लिंग नर होगा। क्या होगा? नर होगा भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं भैया। जैविक प्रक्रमों यानी कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो ब्रेकडाउन होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अरे भाई, बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जैव निम्नीकरण का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जिनका अपघटन होता है, जिनका ब्रेकडाउन होता है, जो टूटते हैं वो जैव निम्नीकरण होते हैं, और गैर जैव निम्नीकरण होते हैं जिनका अपघटन नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन है कि नहीं है, रबड़, ये लंबे समय तक हमारे पास पड़े हुए रहते हैं, हमारे आसपास पृथ्वी पर पड़े रहते हैं, इनका जल्दी से अपघटन नहीं होता है, तो वो होते हैं गैर जैव निम्नीकरण। लेकिन जिनका अपघटन जल्दी से हो जाता है, जैसे कि सब्जियां, फलों के छिलके, है कि नहीं है, कागज, सूती कपड़े, तो इनका अपघटन जल्दी से हो जाता है, तो इनके लिए शब्द जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है जैव निम्नीकरण। पहले भी बता चुका भैया मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। मानव क्रियाओं में पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है? देखो, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल सकारात्मक प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है कोई प्रभाव नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है इनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है और वह अपशिष्ट निपटान में सहायता करते हैं। तो देखो भैया, कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण में योगदान तो है भाई। जो मानव क्रियाएं हैं इनका तो भैया बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषण में योगदान मानता हूं भैया, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, लेकिन जो ज्यादा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको करके आना है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 71। यदि परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो, भाई अगर परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक न हो तो मृत पौधे और जंतुओं का क्या होगा? भैया वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो ऐसे ही बने रहेंगे और मृदा का जो प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी भैया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो उत्पादक बन जाएंगे? नहीं बनेंगे भैया। वो उपभोक्ता, उन्हें उपभोक्ता खा जाएंगे? अरे कहां से खाएंगे भैया। वह जल्दी ही मृदा में परिवर्तित हो जाएंगे? नहीं होंगे भैया, वो ऐसे कैसे ही बने रहेंगे और मृदा की जो प्राकृतिक पुनः पूर्ति में बाधा आएगी भैया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भैया। एक किसान आलू के पौधे उगाना चाहता है। उन्हें मिट्टी में कलियों यानी कि आंखों वाला आलू लगाया था। वह एक नया आलू का पौधा पाने में सफल रहा। उसका रीजन क्या है? देखो भैया, कायिक परिवर्तन के द्वारा यहाँ पर कलियों द्वारा प्रजनन होता है। आलू देखा, आलू की आंख देखी होगी। जैसे कि अगर कोई आलू है ये वाला, जैसे कि मैंने आलू बनाया है भैया, ये क्या है? ये आलू है। तो इसमें ऐसे आंख होती है भैया, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें ऐसे आंख पाई जाती है। तो अगर आप इस टुकड़े को लगाओगे ना तो भैया इससे नए पौधे का निर्माण हो जाएगा आलू का। इस टुकड़े को अगर आप काट करके लगाओगे इस टुकड़े को, तो भैया इससे नए आलू का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस टुकड़े को काट करके लगाओगे तो भैया नया पौधा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इसमें आंख नहीं है। इसमें आंख नहीं है भैया। तो जिस भाग में आंख होगी उसी भाग से नए पौधे का निर्माण होगा, याद रखना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि कायिक परिवर्तन कलियों यानी कि आंखों द्वारा होता है। इसमें किसमें? आलू में। ठीक है, तो यही रीजन है जिससे भैया कि उसने जो आंख वाला जो आलू लगाया था उससे एक नए पौधे का निर्माण हो गया। अगर बिना आंख वाला अगर आप आलू लगाओगे यानी कि बिना टुकड़ा लगाओगे जैसा जिसमें कोई आंख नहीं है, तो उससे नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं इसे मिटा देता हूं भैया। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि यांत्रिक क्रोध यानी कि मैकेनिकल बैरियर
मैकेनिकल बैरियर का उदाहरण होता है कंडोम वगैरह। ये गर्भ निरोधक विधि है, बिल्कुल है भैया, गर्भ निरोधक विधि, गर्भ को रोकने की विधि है। निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? अरे भैया ये एड्स को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि कंडोम वगैरह है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज होते हैं उनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये यांत्रिक मैकेनिकल जो बैरियर होते हैं ना, उनको उदाहरण है कंडोम। तो इस कंडोम के लिए कहा गया है कि कंडोम जो है वो एक गर्भ निरोधक विधि है। लेकिन निम्नलिखित में से किस रोग के रोकथाम के लिए? तो भैया एड्स की रोकथाम के लिए, क्योंकि एड्स जो होता है मैं आपको पहले भी बता चुका कि जो एड्स होता है वो एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये एचआईवी वायरस के कारण होता है, एचआईवी वायरस के कारण होता है। और अगर कंडोम का उपयोग किया जाता है तो आप इस एड्स से बच सकते हैं, है कि नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, तो आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं, याद रखना, है कि नहीं है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ले लिया आपने? ओके, आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ध्यान से समझना मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बता रहा हूं। पारिस्थितिकी तंत्र, ये तंत्र जो होता है ना भैया, ये दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक जैविक घटकों से, जैविक घटक में ऐसे जीव आते हैं जैसे कि पादप जो सजीव हो, जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, और अजैविक घटक, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है भैया पारिस्थितिकी तंत्र। और अजैविक घटक में क्या क्या आता है? तो याद रखना, अजैविक घटक में आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे कि जल, मृदा, तापमान, ये सभी। तो पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर के बना हुआ होता है। जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे कि पादप हो गए, जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, और अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि जल है, मृदा है, तापमान है, पहाड़ है, चट्टान है, गैस है। ये दोनों परस्पर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रूप से पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है भैया? नेचुरल, जो अपने आप बना है भैया। आपके ऑप्शन है एक्वेरियम, बगीचा, वन, फसल क्षेत्र और खेत। भैया याद रखना, एक्वेरियम मछली घर को कहा जाता है, एक्वेरियम जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो ये नहीं हो सकता। बगीचा भी मानव के द्वारा बनाया जाता है, खेत भी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जो वन होते हैं वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले, ओके। देखो भैया, आपकी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? अरे भैया, गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, जिनका अपघटन जल्दी से नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक, कांच की बोतल, रबड़, पॉलीथीन, है कि नहीं है? इनका भैया अपघटन जल्दी से नहीं होता, ये लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी कि ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, है कि नहीं है? इसलिए पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करते हैं भैया ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटन किया जाता है? बताओ भैया। प्लास्टिक की बोतलों का? नहीं, प्लास्टिक की बोतल जो है वो गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है। सब्जियों के छिलके, हाँ, जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनका अपघटन किया जाता है भैया, वो विघटित हो जाते हैं जैविक प्रक्रियाओं द्वारा। दूध के पैकेट नहीं भैया, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं भैया, नहीं भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बात करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि एड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपसे क्वेश्चन नंबर 77 जो कहता है वो एड्स से संबंधित पूछा गया है। बताओ कौन सा कथन सत्य है? एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है। अरे जैसे कि मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसको एड्स है कि नहीं है, और उसको किसी मच्छर ने खाया और वही मच्छर जाकर के किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को खा जाता है, तो उससे एड्स फैल सकता है क्या? नहीं भैया, एड्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यौन संचारित रोग है। जब तक ब्लड से ब्लड कॉन्टेक्ट में नहीं आता है तो नहीं फैलता,
याद रखना। उसके अलावा एड्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। बिल्कुल, प्रतिरक्षी प्रणाली क्या होती है? प्रतिरक्षी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लेकिन असत्य कथन पूछा है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बिल्कुल, एड्स या HIV वायरस के कारण होता है भाई। और सुरक्षित यौन संबंध के अभ्यास से एड्स को रोका जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये मच्छर के काटने से नहीं होता है, ये याद रखना भैया। तो काटने से फैल सकता है, ये असत्य कथन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 78 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नीकरण होती है? अरे भैया, अजैव निम्नीकरण कह दीजिए, गैर जैव निम्नीकरण कह दीजिए, बात एक ही, जिनका अपघटन नहीं होता है। मैं बार बार आपको बता चुका, कल भी मैंने आपको बताया था। जो गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, जिनका अपघटन नहीं होता, जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबर, है कि नहीं है, इनका अपघटन नहीं होता है, पर्यावरण में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो प्लास्टिक इसका आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 78 समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में बात करते हैं कि नीता गर्भवती है लेकिन उसे जंक फूड खाना पसंद है। उसके डॉक्टर ने उसे सलाद और फल खाने की सलाह दी है। इस सलाह का कारण क्या है? अरे भैया, सिंपल सा कारण है कि माँ के रुधिर में उपस्थित जो पोषक तत्व है वो शिशु तक पहुंच सके। अरे भैया, अच्छा खाना खाएगी तो अच्छे पोषक तत्व प्राप्त होंगे, और अच्छे पोषक तत्व प्राप्त होंगे तो वो शिशु तक पहुंचेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 79 का। इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मोहन एक कैफे में गया। मोहन एक कैफे में जाता है, वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करता है। देखो, सॉफ्ट ड्रिंक वो होती है जिसे आप सब पी सकते हो, जैसे कि कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, है कि नहीं है, रेड बुल आती है ना, इन सबको आप पी सकते हो, है कि नहीं है, इन सबको आप पी सकते हो। लेकिन हार्ड ड्रिंक वो होती है जिसमें एल्कोहल वगैरह आती है, तो उन्हें सब लोग नहीं पी सकते, है कि नहीं है। तो वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में और प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाता है। जब वेटर ऑर्डर लाता है तो प्लास्टिक के गिलास में लाता है ऑर्डर को भैया, है कि नहीं है, और प्लास्टिक की स्ट्रॉ के साथ लेके आता है। पर्यावरण हितैषी होने के कारण, यानी कि जो मोहन है वो पर्यावरण का हितैषी है, उसके कारण मोहन उस चीज से संतुष्ट नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि प्लास्टिक के जो गिलास है और प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है वो भैया गैर जैव निम्नीकरण का उदाहरण है कि नहीं है, और गैर जैव निम्नीकरण का अपघटन जल्दी से नहीं होता है, वो लंबे समय तक पर्यावरण में पड़ी हुई रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्लास्टिक का गिलास और प्लास्टिक का स्ट्रॉ जैव निम्नीकरण नहीं है, यानी कि मैंने आपको बताया था ये गैर जैव निम्नीकरण है और ये मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। यही इसका रीजन है भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय क्यों है? अरे भाई, ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये ओजोन परत है कि नहीं है, यहाँ पर सूर्य भगवान है। अब सूर्य भगवान से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं, हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये पराबैंगनी किरणें भैया इस ओजोन परत से ही, ये जो ओजोन परत होती है इस ओजोन परत पर ही रह जाती है भैया। अगर ये नष्ट हो गई, मान लीजिए यहां से टूट गई, तो सूर्य के प्रकाश से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं डायरेक्ट ये हमारे शरीर पर आएगी और स्किन वगैरह में आकर के भैया हमें कैंसर तक हो जाता है। इस पराबैंगनी किरणों से, इस पराबैंगनी किरणों से, इस हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कैंसर तक समस्या हो सकती है कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन दिए हो गए हैं कि यह हमें हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा करता है। बिल्कुल भैया, ओजोन जो परत होता है यह हानिकारक विकिरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है? नहीं भैया। ये पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देता है? नहीं भैया। ये जल प्रदूषण बढ़ाता है? नहीं भैया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह हमें हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ओके। आज का अंतिम क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 82। देखो, अगर आप देख रहे हो तो रेलवे में जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में अब तक मैं आपको 81 क्वेश्चन करवा चुका है कि नहीं है। 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, वो इतने जरूरी नहीं है आपके लिए, है कि नहीं है। उनके लिए मैं डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा भैया।
तो जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है। 2 या 3 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, ज़्यादा नहीं छोड़े, आपके सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, है कि नहीं है। तो आपने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हमारे शरीर की बात करें यानी कि मानवों की बात करें या फिर पादपों की बात करें, जंतुओं की बात करें, पादपों की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं लैंगिक जनन से और अलैंगिक जनन से। वो दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना भैया। और ये जो एक कोशिकीय जो छोटे छोटे जीव है इनके बारे में पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिसीज है, एसटीडी है, इनसे भी क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 82 BC से संबंधित आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजन्य संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका, अब भी बता रहा हूं कि HIV जो है भाई, HIV जो है, HIV एड्स जो है, ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है भैया, यौन संचारित रोग है। लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस की बात करें, सिफिलिस की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और ये दोनों भी, तीनों ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है भैया। लेकिन HIV जो एड्स है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और क्वेश्चन नंबर 82 में आपको उसी बीमारी के बारे में पूछा गया है जो भैया वायरस से हो, है कि नहीं। इसमें सिफिलिस और गोनोरिया ये दोनों ही उदाहरण हैं, दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन ये दोनों बैक्टीरिया से होती है। इस तरीके से तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भैया गोनोरिया भी एक प्रकार की एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, सिफिलिस भी एक प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है यानी कि एसटीडी है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता कि ये बैक्टीरिया से है या फिर वायरस से है। तो ये दोनों नीचे की बैक्टीरिया से होने वाली है और HIV एड्स से वायरस से होने वाली एक बीमारी है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं भैया। इसकी PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। हर रोज मैं टेलीग्राम चैनल पर आपका क्वेश्चन लेता, आपका टेस्ट लेता हूं, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। तो टेस्ट नहीं देते हो आप तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। वहां पर आपको हर रोज टेस्ट मिलते हैं भैया। लगभग 700 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो हर रोज टेस्ट देते हैं। आप भी दीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी करें, अगर आपको लगता है कि भैया इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जा करके देख लेना। थ्योरी भी मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में 2016 से लेकर के 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं भैया। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में जा करके देख लेना। मैंने बायोलॉजी के सभी चैप्टर करवा रखे हैं। चैनल पे जाओ, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है देख सकते हो। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।